उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा दे, थोड़े महंगे वाले अलॉयज डाल दे, डुअल टोन पेंट स्कीम डाल दे, इलेक्ट्रोक्रोमिक रूफ डाल दे, पार्टीशन डाल दे पीछे वाली सीटों में और आगे वाली सीटों में, और V12 इंजन डाल दे, तो क्या आप उस गाड़ी को डबल प्राइस में लोगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल गाड़ी? हाँ भाई मैं तो लूंगा। बोल दो ना यार, नहीं लोगे आप, नहीं लोगे ना? तो हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ हुआ था मईबाग के साथ 2005-6 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। काफी ज्यादा हाईटेक थी, कुछ ज्यादा इस गाड़ी में कूल फीचर्स थे, पर जहां अमेरिका में एक साल में 600 रोल्स रॉयस बिकती थी, इस गाड़ी की सिर्फ 150 यूनिट्स बिकी। लोगों ने इस गाड़ी को लिया नहीं, काफी बड़ा एक फेलियर था। पर अभी ब्रांड काफी तगड़ा परफॉर्म कर रहा है। एक सिंगल साल के अंदर अंदर इनकी सेल्स 4 गुना हो गई है और प्रोजेक्टेड है आने वाले सालों में डबल हो जाएगी। तो ऐसा क्या है इस कार मेकर की हिस्ट्री में जो ये इतना आइकॉनिक बन गया कुछ सालों के अंदर अंदर ही, जिसके लिए अगर आप 1907 में चले तो विलियम माइबाक नाम के एक इंजीनियर डाइमलर मोटर गैसेलशाफ्ट में एक टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पे काम करते थे, पर इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। लफ्रोजो मोटरवे, भाई आपकी स्क्रीन पे आ रही है भाई, जो भी ये लिखा हुआ जर्मन में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं यार, बता देना अगर आप में से कोई जर्मन हो तो ऐसे क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन है, जिसका अगर आप इंग्लिश में मतलब देखें तो है एयरक्राफ्ट इंजन बिल्डिंग कंपनी। तो इतना बेसिक नाम है, इतना कॉम्प्लेक्स करा हुआ है। और इस कंपनी के अंडर ये जेपनलीन्स के लिए इंजन बनाते थे, जो कि अगर आपको नहीं पता तो GTA में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा गुब्बारा सा होता है जिसके ऊपर ऐसे एडवर्टीजमेंट सी होती है जिसको हम उड़ा सकते हैं, तो उसके इंजन होते हैं, वो ये कंपनी बनाती थी। उसको भाई बढ़िया मजे आते थे फाड़ने में GTA में। अब तो GTA 6 आ गई है ना, और हाँ सब्सक्राइब कर लो भाई GTA 6 के अपडेट के लिए। भाई उसका क्या ही अपडेट मिलेगा, पर तब भी सब्सक्राइब कर लो। और फिर आने वाले सालों में इन्हें कार्स का बहुत ही बड़ा शौक चढ़ा, और इसलिए 1919 में ये पहली अपनी एक्सपेरिमेंटल गाड़ी को शोकेस करते हैं, जो कि ऐसे कोई बहुत ही प्रोडक्शन स्पेक गाड़ी नहीं होती, बस इनका एक शौक होता है जो कि पूरा करते हैं। पर फिर 1921 में ये अपनी माइबाक 2770 हॉर्स पावर को अनवील करते हैं, जो कि एक 5 मीटर लंबी गाड़ी होती है, जिसमें आपको चारों पहियों में सेपरेट ब्रेक्स मिलती थी। उस टाइम काफी बड़ी बात थी। साथ ही में आपको कस्टमाइजेबल वुडन इनलेस मिलते थे और कस्टमाइजेबल वुडन कंपार्टमेंट्स मिलते थे, जिससे आप बढ़िया अपनी गाड़ी को कस्टमाइज कर सकते हैं। पर इस गाड़ी का प्राइस बहुत ही महंगा था, सिर्फ इसकी 300 यूनिट्स बिकी 6 सालों के अंदर अंदर, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, जिसकी वजह से माइबाक नाजी जर्मनी आर्मी को उनकी पैंजर 1, 2, 3, 4, 5 टाइगर 1, 2 जो उनके टैंक्स थे उनके इंजन सप्लाई करना शुरू हो गए। बढ़िया काफी अच्छे पैसे कमा रहे थे, पर क्योंकि जर्मनी एक वॉर में थी तो जर्मनी के ऊपर भी काफी सारे बॉम्ब्स फूट रहे थे, और जहाँ पे इनकी फैक्ट्री थी वहीं पे एक बॉम्ब फूट गया, इनकी पूरी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। पूरी फैक्ट्री में कुछ भी अब प्रोड्यूस हो नहीं सकता था, एकदम बेस लेवल पे आ गए जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। अब वर्ल्ड वॉर 2 तो एंड हो जाती है, पर इनकी फैक्ट्री अभी भी खंडरी बन के रह जाती है। ये काफी कोशिश करते हैं अपनी फैक्ट्री को दोबारा रनिंग में लाने में, पर अभी भी अपनी कार प्रोडक्शन वाले बिजनेस को ये रनिंग में ला नहीं पाते, और कंपनी लॉसेस फेस करना शुरू हो जाती है। और इसलिए फिर 1960 में डाइमलर बेंज इस कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं और अपनी W116 S क्लास में अपग्रेड करके बेचने में, जिसमें कंपनी उनकी ये दोनों कार्स लेती थी, मतलब इनकी S क्लास लेती थी उस टाइम की, उसके इंटीरियर में थोड़े बहुत अपग्रेड्स करके उसको बेचती थी। माइबाक का उसका नाम आता था सामने, और बढ़िया भाई लोगों को लगता था वाओ वेरी प्रीमियम गाड़ी। पर ये अभी भी काफी एक नीश प्रोडक्ट था, सिर्फ जर्मन ही जानते थे इसके बारे में, उसके बाहर कोई भी इसके बारे में जानता नहीं था। पर फिर दोस्तों 1997 में मर्सिडीज अपना माइबाक कंसेप्ट अनवील करते हैं टोक्यो मोटर शो में। इस टाइम इकोनॉमी काफी बढ़िया चल रही होती है, हर एक कार मेकर महंगी से महंगी गाड़ी का लॉन्च करने का सोचता है, जैसे अभी सोच रहे हैं। अभी इकोनॉमी अपर मिडिल क्लास के लिए काफी अच्छी है, नॉर्मल लोगों के लिए अच्छी नहीं है। इस गाड़ी में आपको काफी अलग सी लुक्स मिलती है, जो कि होती तो एस क्लास जैसी ही है, पर उससे काफी ज्यादा लंबी होती है गाड़ी, काफी ज्यादा चौड़ी होती है। इसमें आपको सीमलेस सामने की और पीछे की लाइट्स मिलती है, एकदम वेल इंटीग्रेटेड होती है पूरी बॉडी से। डुअल टोन पेंट स्कीम मिलती है, बड़े बड़े आपको लॉयस मिलते हैं। पीछे का दरवाजा कुछ ज्यादा आपको लंबा मिलता है। इंटीरियर में आपको पार्टीशन मिलता है सामने वाली सीटों में और पीछे वाली सीटों में। बीच में आपको बड़ी सी स्क्रीन मिलती है जिसमें आप कारवासल की वीडियोस देख सकते हैं। पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी आपको सेपरेट सीट्स मिलती है, जिसमें आप अगर आपको स्टॉक्स देखने आप देख सकते हैं। और बताना भाई अगर आप लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, मेरे तो भाई पिट गए स्टॉक्स। मैं बताऊंगा नहीं कौन सी कंपनी में मेरे स्टॉक थे, पर भाई बड़े बुरा हाल हो चुका है स्टॉक्स का। एक स्टॉक का बुरा हाल हो गया, वैसे मतलब सारों का नहीं होगा ऑब्वियसली। साथ में आपको पीछे रिक्लाइनेबल सीट्स मिलती है। छत में आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक रूफ मिलती है, जो कि एकदम नया कंसेप्ट होता है, और आपको टेलीफोन वगैरह भी सारे मिलते हैं, इससे अगर आपको गाड़ी के अंदर कॉल करना आप कर सकते हैं। ये गाड़ी का कंसेप्ट काफी ऐसे पॉपुलराइज होता है। और फिर 2002 में मर्सिडीज अपनी एक गाड़ी को क्वीन एलिजाबेथ 2 शिप पे रखते हैं। वो शिप लंदन से स्टार्ट होती है चलना और न्यूयॉर्क के पोर्ट पे आती है। न्यूयॉर्क के पोर्ट पे आने के बाद एक हेलीकॉप्टर इस गाड़ी को पिक करता है और रोड पे रखता है। ये गाड़ी रोड पे चलते चलते फिर लॉन्च इवेंट में आती है, और ऑफिशियली फिर मर्सिडीज अपनी माइबाक 57 और 62 को अनवील करते हैं। 57 का प्राइस होता है $3,67,000 का, 62 का प्राइस होता है $4,31,000 का। दोनों में आपको 5.5 लीटर का V12 इंजन मिलता है, लेकिन 57 का मतलब होता है कि इस गाड़ी की लेंथ है 5.7 मीटर की, 62 का मतलब होता है गाड़ी की लेंथ है 6.2 मीटर की। और सारी जो एडिशनल लेंथ आपको 6.2 मीटर की मिलती है 62 में, वो इसके पीछे वाले दरवाजे में मिलती है, जो कि कुछ ज्यादा बड़ा है। सामने आपको काफी कुछ एस क्लास वाली लुक्स मिलती है, जो कि रिजेंबल करती भी है, नहीं भी करती, लेकिन आपको काफी बड़ी ग्रिल मिलती है, आपको काफी बड़ी लाइट्स मिलती है। साइड में आपको डुअल टोन पेंट्स की मिलती है, बड़े बड़े काफी एलिगेंट अलॉयज मिलते हैं। पीछे आपको कनेक्टेड लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में आपको कुछ ज्यादा स्पेस मिलती है। छत में ऐसी इलेक्ट्रोक्रोमिक रूफ मिलती है, जो कि आपने रोल्स रॉयस में भी ना देखी हो। पीछे की
की दोनों सीटों में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, हीटिंग के, वेंटिलेशन के, रिक्लाइनिंग के, जो कि शायद ही किसी गाड़ी में है। सामने और पीछे की सीटों में आपको पार्टीशन मिलता है और सामने के ड्राइवर से बात करने के लिए आपको टेलीफोन मिलता है। पीछे आपको 2 स्क्रीनें मिलती है, बढ़िया बढ़िया कुछ भी देखने के लिए। सोना अगर आपको इस गाड़ी में आप सो सकते हैं, बढ़िया आपको आसपास पूरे कर्टन्स मिलते हैं और इस गाड़ी की जितनी स्पेस आपको कोई भी गाड़ी में नहीं मिलती आसपास। भले अगर आप रोल्स रॉयस ले लो, भले अगर आप बेंटली ले लो, कोई भी आसपास होती नहीं है। मर्सिडीज इस गाड़ी के लॉन्च को लेके काफी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि साल के अराउंड 2000 यूनिट्स बेचेंगे इस गाड़ी की, जिसमें 1000 यूनिट सिर्फ अमेरिका में बिकने वाली है। और इसके लॉन्च से पहले मर्सिडीज अराउंड 71 माइबाग डीलरशिप्स को ओपन करते हैं अमेरिका में, कि इतनी इस गाड़ी की डिमांड आने वाली है कि पहले हमने 70 डीलरशिप्स को ओपन कर लिया। पर दोस्तों जो मर्सिडीज ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। जो उन्होंने सोचा था कि इसकी 1000-2000 यूनिट्स बेचेंगे, इसकी सिर्फ 150 यूनिट्स बिकती है ऑन एन एवरेज एक साल में। वही अगर आप कंपेयर करें बेंटली से और रोल्स रॉयस से, उनकी 600-700 मिनिमम बिक रही थी एक सिंगल साल की। जबकि इस गाड़ी में आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, आपको ज्यादा बड़ा साइज मिलता है, आपको ज्यादा बढ़िया कंफर्ट मिलता है टेक्निकली। पर इस गाड़ी में दोस्तों काफी बड़ी कमियां थी। एक कमी थी कि इस गाड़ी का प्राइस कुछ ज्यादा महंगा था, जिसमें इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस अराउंड $3,70,000 का था। वही उस टाइम एक रोल्स रॉयस फैंटम का प्राइस $3,00,000 का था। तो लोग ऑब्वियसली एक ज्यादा बड़े ब्रांड की गाड़ी प्रेफर करते थे एज कम्पेयर टू मर्सिडीज की एक अपलिफ्टेड गाड़ी लेना। साथ ही में दोस्तों मर्सिडीज ने इस गाड़ी में लग्जरी पे काफी ज्यादा फोकस कर लिया, ड्राइविंग पे बिल्कुल फोकस करा नहीं। और इतना ज्यादा एक्सटेंड था इस फोकस का कि जब इस गाड़ी का लॉन्च हुआ तो मीडिया ड्राइव के लिए सारे रिव्यूअर्स को ये गाड़ी दी। तो जब रिव्यूअर्स को गाड़ी दी तो सबको बोला गया कि आप इस गाड़ी को चला के मत देखो, इसके पीछे बैठो और एक्सपीरियंस करके देखो इस गाड़ी में आपको कितनी बढ़िया लग्जरी मिलती है पीछे। हम आपको ड्राइवर देंगे, वो अपने आप आपकी गाड़ी चलाएगा, आप पीछे बैठ के पूरा एक्सप्लोर करो हमने क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी में दिए है। और ये सब इसलिए करा क्योंकि इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स कुछ ज्यादा बेकार थे, क्योंकि माइबाग ने या फिर मर्सिडीज ने एक पुरानी एस क्लास की चैसी लेके इतनी बड़ी बॉडी फिट कर दी उसके ऊपर, तो गाड़ी चलाने में बहुत ही बेकार थी। भले इस गाड़ी में आपको बढ़िया लग्जरी मिलती है बहुत ही, और आपको बहुत ही बढ़िया कंफर्ट मिलता है, पर चलाने में मजा था नहीं। लोगों को ये चीज बहुत ही बुरी लगी भाई कि मैं हो सकता है अपनी गाड़ी खुद भी चलाऊं, पर चलाने में एकदम घटिया है, तो क्या फायदा उस गाड़ी को लेने का। तो इसलिए थोड़ी इंप्रूवमेंट करने के लिए फिर 2005 में मर्सिडीज अपनी 57S और 62S को अनवील करते हैं, जिसमें ये गाड़ी थोड़ी अपग्रेडेड होती है पहले से। आपको थोड़े बढ़िया ड्राइविंग डायनामिक्स मिलते हैं। अब आपको 5.5 लीटर की जगह एक 6.0 लीटर का V12 इंजन मिलता है। साथ ही में मर्सिडीज प्राइस भी कुछ ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब इस गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस होता है $4,20,000 का, जो कि कुछ ज्यादा महंगा है एक मर्सिडीज की अपलिफ्टेड गाड़ी के हिसाब से। अभी भी इस गाड़ी की सेल्स को कुछ होता नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट में मर्सिडीज बढ़िया शेक होगा पैसा निकालने के लिए। तो इसलिए मर्सिडीज 2007 में मिडिल ईस्ट में अपनी 62S लैंडोले को लॉन्च करते हैं, जो कि आपने डीजे खालिद की किसी वीडियो में देखी होगी, मुझे बहुत ही पसंद है। जिसमें एक 62S को लिया, पीछे की पूरी रूफ हटा दी, एक कपड़े की रूफ डाल दी, तो टेक्निकली पूरी गाड़ी ऊपर से खाली है। एक ऐसे कैब्रियोले कन्वर्टेबल वाली थीम आती है, जो कि आपने शायद ही किसी और गाड़ी में देखी हो। ऐसी फील किसी गाड़ी में नहीं आती, सिवाय की वो मायापुरी वाली गाड़ियां जो लोग काट देते हैं, छत उनकी काट देते हैं और बना देते हैं कन्वर्टेबल, वही वाली फील है। सोचो भाई आप इस गाड़ी में बैठे हो और ऐसे मुकेश अंबानी मान लो बैठे हो इस गाड़ी में, कहीं चल रही है, ऐसे नारियल वाला आता है, 10 का नारियल ले लो, 10 का नारियल ले लो, पूरा सा देख रहा भाई मुकेश अंबानी कैसे बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर। थोड़ा अजीब है पर काफी कूल है। इसे डीजे खालिद ने लिया, सैमसंग के पहले वाले चेयरमैन ने लिया। मैं लेना चाहता था पर मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे इतने ज्यादा, क्योंकि प्राइस इस गाड़ी का था $1.35 मिलियन का, कुछ ज्यादा महंगी थी ये। पर मर्सिडीज की अभी भी सेल्स हो नहीं रही थी। फिर 2008 में फाइनेंशियल क्रैश आ गया, जिसमें ऐसी लग्जरी कार्स की डिमांड और ज्यादा डैम्पर ऑफ कर गई, मर्सिडीज की और ज्यादा कर गई, जिसमें एक साल में इनकी सिर्फ 40 यूनिट्स बिकी अमेरिका में। इन्होंने सोचा भाई कोई रेजोल्यूशन निकालने का, तो इसलिए एस्टन मार्टिन के पास गए कि आप अपने लागोंडा वाले इंजीनियर्स को थोड़ी मदद करने को बोलो हमें, हमारी गाड़ी को बढ़िया बनाने में। कुछ ज्यादा हो नहीं पाया। फिर 2012 में मर्सिडीज ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि माइबाग को वो डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, अब आपको ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला। 2013 में फिर इस गाड़ी का ऑफिशियली डिसकंटिन्यू हो जाता है। और फिर दोस्तों इसके बाद ही आशा की किरण शुरू होती है, जैसे कुछ बुरा होता है उसके बाद अच्छा भी होता है। 2014 में मर्सिडीज अपनी नई वाली एस क्लास को लॉन्च करते हैं। एकदम नई हाईटेक गाड़ी होती है, जिसमें आपको कुछ ज्यादा बढ़िया लग्जरी मिलती है, आपको एकदम नई लुक्स मिलती है, एकदम पिनेकल टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि शायद ही किसी और गाड़ी में आई हो। और इसी के साथ फिर मर्सिडीज अनाउंस करते हैं कि इसका एक माइबाग वाला वर्जन भी आने वाला है, मतलब इसका एक अपलिफ्टेड थोड़ा प्रीमियम वाला वर्जन भी आने वाला है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि पहले मर्सिडीज ने माइबाग को एक सेपरेट ब्रांड की तरह लॉन्च करा था, पर अब माइबाग एक मर्सिडीज का ही सब पार्ट है, मतलब उनकी गाड़ी का एक थोड़ा महंगा वाला वेरिएंट ही है। ऐसा नहीं है कि अलग से गाड़ी मर्सिडीज बना रही है, वही गाड़ी है मर्सिडीज, मतलब पहले भी नहीं बना रहे थे वो तो, पर वही गाड़ी है जो कि मर्सिडीज थोड़े से अपलिफ्ट करके बेच रहे हैं मर्सिडीज के नाम से ही। और इसके पीछे मर्सिडीज का रैशनल था